बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मसल ब्लड फ्लो का चैप्टर है और इसमें आज हम देखेंगे कि यानी कैसे मसल्स को ब्लड फ्लो होता है। अब इसमें हम ब्लड फ्लो स्केलेटल मसल का भी देखेंगे और हार्ट का भी देखेंगे, दोनों इसी चैप्टर में है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि मसल को ब्लड फ्लो नॉर्मली कितना होता है। नॉर्मल ब्लड फ्लो मसल को होता है वो 3 से 4 ml पर मिनट पर 100 mg होता है। और उसके बाद यानी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये 100 से 200 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 mg तक चला जाता है। और जब मतलब एक एथलीट अगर करता है तो वो उसकी 400 ml पर मिनट पर 100 mg तक चला जाता है। अब हमें पता है कि ब्लड फ्लो मतलब कब ब्लड फ्लो करता है उसमें मसल्स में। तो हमें पता है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो आर्टरीज को जो है वो कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन के एंड पे जो है वो ब्लड फ्लो रिलीज हो जाता है और रिलैक्सेशन में यानी ब्लड फुल इंक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो। और उसके बाद हमारे पास आता है कि ब्लड फ्लो यानी इंक्रीज हो जाता है या जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ कैपिलरीज ना हमारे पास डोरमेंट होती हैं एक्सरसाइज के दौरान। तो एक्सरसाइज जब हम करते हैं हमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो वो डोरमेंट कैपिलरीज जो हैं वो ओपन हो जाती हैं और जिसकी वजह से वो ब्लड सप्लाई करना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि डिक्रीज ऑक्सीजन की वजह से मसल को यानी फ्लो जो है वो कैसे बढ़ता है। अब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी उतनी ही वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेज रिलीज होंगी। वेजोडाइलेटर सब्सटेंसेज रिलीज होंगी तो वो वेजोडाइलेशन करवाएंगे। उनमें मेजर जो है वो एडिनोसिन है और एडिनोसिन के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो वेजोडाइलेशन करवाएंगे उनमें आ जाते हैं, यानी जैसे कि पोटाशियम है, एसिटाइलकोलिन है, लैक्टिक एसिड है, एटीपी है और कार्बन डाइऑक्साइड है। ये सारे एज अ वेजोडाइलेटर रोल प्ले करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि नर्वस कंट्रोल में मतलब कौन सी चीज़ें होती हैं। इसमें हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम ने जो है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवानी होती है और कुछ कुछ जान स्पीशीज़ में ये वेजोडाइलेशन भी सिंपैथेटिक सिस्टम कुछ में करवाती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सिंपैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्टर नर्व मतलब कैसे वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगी। उसके बाद इसमें हमारे पास ये होता है कि सिंपैथेटिक वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है वो नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करती है जो अल्फा रिसेप्टर पे जाके एक्ट करती है और ब्लड फ्लो रोक देती है, मतलब कम कर देती है ब्लड फ्लो। लेकिन ये उन मसल्स को करती है जो रेस्ट में होते हैं, जो एक्टिव होते हैं उनको ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज नहीं करती। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रेनल एड्रेनल मेडुला से भी रिलीज होती है जो बीटा रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करती है और वो यानी ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवा देती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि सर्कुलेटरी रीएडजस्टमेंट्स एक्सरसाइज के दौरान कौन सी यानी मतलब चीज़ें चेंज होती हैं। उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम हमें पता है वो हार्ट के रेट को इंक्रीज़ कर देता है और आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देता है और उसके अलावा वो यानी दूसरे चेंजेस करवाता है जिसकी वजह से मतलब जो है एक्सरसाइज को में न्यूट्रिएंट्स की वेन्स को भी कंट्रैक्ट करवाता है जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा किया जाता है। अब इसका मतलब इफेक्ट क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिवेशन तो हमने करवा ली, उसका इफेक्ट क्या होगा। उसका इफेक्ट ये होगा कि यानी हार्ट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया जाएगा। जब हार्ट को बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कर दिया जाएगा वो तेज़ी से पंप करेगा और तेज़ी से ब्लड निकालेगा और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिशन हो जाएगी, यानी कि वो ब्लड हार्ट जो है वो स्लो नहीं होगा, वो फास्ट ही होगा। तो दूसरे नंबर पे उसके पास आ जाता है कि यानी पेरिफेरल आर्टरियोल्स जो हैं वो सारी बॉडी में जो है वो कंस्ट्रिक्ट करवा दी जाती हैं सिवाय उन मसल्स के जिनको यानी ज़रूरत है। और या फिर इसमें क्रोनरी और ब्रेन की आर्टरीज को नहीं छेड़ा जाता, यानी कि उनको अपनी ब्लड सप्लाई पूरी मिलेगी क्योंकि वो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर अब जो मसल्स एक्टिव होंगे वो हमें पता है कि लोकली वेजोडाइलेशन करवाएंगे और वो अपना यानी पूरा ब्लड फ्लो लेंगे। उसके बाद हमारे पास तीसरा इसमें आ जाता है कि यानी वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो मीन सिस्टेमिक फीलिंग प्रेशर इंक्रीज होगा और इससे जो है हमें पता है कि आर्टीरियल प्रेशर जो है वो अब आर्टीरियल प्रेशर हम इससे अगले वाले टॉपिक में बताया गया है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज होता है एक्सरसाइज के दौरान। आर्टीरियल प्रेशर जो है वो क्यों इंक्रीज होता है, मसल ब्लड जब इंक्रीज होगा 8 गुना तो आर्टीरियल प्रेशर अगर सिर्फ आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज हो ना तो मसल को की ब्लड सप्लाई जो है वो 8 गुना इंक्रीज होगी। अब हमें पता है कि मसल्स में आर्टीरियल ब्लड सप्लाई जो है वो इसके अलावा भी यानी 2-3 और फंक्शन होते हैं जिनकी वजह से आर्टीरियल ब्लड मसल को ब्लड सप्लाई जो है वो 20 गुना ज़्यादा तक जाती है। उसमें दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं, नंबर 1 तो उसमें आ जाता है यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन आ जाती है। वेजो कंस्ट्रिक्शन सारी वेसल्स की हो जाती है सिवाय उन मसल्स के जिनको एक्टिवली जिनको ज़रूरत है, उनके अलावा बाकी सब में वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमारे पास ये आता है कि जो पंपिंग हार्ट की पंपिंग एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। हार्ट की पंपिंग एबिलिटी
बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी तो वो भी आर्टीरियल प्रेशर को जो है वो इंक्रीज़ कर देगी। और तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है कि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा, और अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो वो फर्दर जो है वो मसल के ब्लड फ्लो को बढ़ा देगा। अब इससे उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यानी इम्पोर्टेंस क्या है, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है एक्सरसाइज के दौरान, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो उसकी इंपॉर्टेंस यही है कि यानी न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादा चाहिए थे जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो ऑक्सीजन की डिमांड जो है इंक्रीज़ हुई और उसकी वजह से हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे पीछे मैं एक पॉइंट छोड़ गया था, वो ये था कि अगर आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो उससे वेसल्स स्ट्रेच होंगी मसल्स की, और वो फर्दर जो है वो वेसल स्ट्रेच होने से वेजोडाइलेशन होगी, और एक्टिव मसल जो है वो भी वेजोडाइलेटर रिलीज कर रहे होते हैं, वो फर्दर वेजोडाइलेशन करवाते हैं जिसकी वजह से जो है मसल ब्लड फ्लो 20 गुना इंक्रीज कर जाता है। अब उसके बाद आता है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो इसमें हमारे पास बताया गया है कि कार्डिक आउटपुट जो है वो कब इंक्रीज करता है। अब हमारे पास ये आता है कि कार्डिक आउटपुट अगर मतलब इंक्रीज़ हुआ है तो मतलब जो एथलीट्स होते हैं उनमें जितना कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है उतना ही वो ज़्यादा भाग सकते हैं। कार्डिक आउटपुट हमारे पास जो है मतलब इंक्रीज़ कैसे होता है, उसमें ये कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ कर दिया और हमने वेन्स को कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जिसकी वजह से उनमें जो ब्लड था वो आया राइट एट्रियम में और वहाँ से उसने कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर दिया क्योंकि वेनस रिटर्न इंक्रीज़ हुआ था। अब इसके ग्राफिकल एनालिसिस जो है वो बहुत सिंपल है। यानी सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मली हमारे पास जो है वो कार्डिक वीनस रिटर्न भी 5 लीटर होता है और कार्डिक आउटपुट भी 5 लीटर होता है। और इधर ये हमारे पास ग्राफ में क्या हुआ है ये देखें, जब हमारे पास वेनस रिटर्न इतना था, हमारे पास जो सा था यानी कार्डियक आउटपुट वो 5 लीटर था और हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर 0 है। ठीक है, अब हमारे पास जो सा है वो मीन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर वो 7 है। ये यहाँ पे जो सर नीचे जिसके जहाँ पे टच हो रहा है वो मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर है, लिखा नहीं हुआ लेकिन ये है मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर। अब देखिए हमारे पास वेनस रिटर्न ज़्यादा हुआ। वेनस रिटर्न क्यों ज़्यादा हुआ? वेनस रिटर्न ज़्यादा हुआ कि जो सी थी ना पूला ब्लड हुआ था वेन्स में, वो जो सा ब्लड वो बाहर आया, बाहर आने की वजह से उस ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हुआ, राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आया, राइट एट्रियम में ब्लड ज़्यादा आया तो कार्डियक आउटपुट हमारे पास 23 तक चला गया। और इसमें हमारे पास राइट एट्रियल प्रेशर में इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ क्योंकि उसने तो अब जब उसके पास ब्लड आया तो उसने बाहर निकाल दिया, लेकिन मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर ना जब इंक्रीज़ हुआ तो उसकी वजह मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर की वजह ही थी कि मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर हुआ इंक्रीज़, तो उसमें डिफरेंस राइट एट्रियल प्रेशर और मीन सिस्टेमिक फिलिंग प्रेशर में ज़्यादा आ गया और कार्डियक आउटपुट ज़्यादा हुआ और हमारे पास जो सा है कार्डियक आउटपुट यहाँ पे 23 हो गया, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन आ जाता है। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्रोनरी उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्रोनरी सर्कुलेशन। क्रोनरी सर्कुलेशन हमारे पास है कि यानी हार्ट के जो हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई है उसे हम क्रोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और वेस्टर्न ममालिक में सबसे ज़्यादा ये मेन कॉज ऑफ डेथ है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इसमें यानी क्या मतलब किस तरह क्रोनरी सर्कुलेशन होती है। इसमें हमारे पास एक तो क्रोनरी आर्टरीज होती हैं और दूसरी एंडोकार्डियल यानी वेसल्स होती हैं जो हार्ट की वॉल्स के अंदर होती हैं। अब सबसे पहले क्रोनरी आर्टरीज जो हैं वो कैसे होती हैं। क्रोनरी आर्टरी हमारे पास पहले आती है लेफ्ट क्रोनरी आर्टरी जो कि एंटीरियर और लेटरल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है राइट क्रोनरी आर्टरी। राइट क्रोनरी आर्टरी जो है वो हमारे पास सप्लाई करती है एक तो उसने राइट वेंट्रिकल को करना है और लेफ्ट वेंट्रिकल का जो पोस्टीरियर पार्ट रह गया था उसे भी सप्लाई करेगी। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं यानी उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एंडोकार्डियल वेसल। वो हमें पता है कि यानी वो वेसल के अंदर होती हैं और वो अंदर से ही ब्लड रिसीव करती हैं, यानी जो हार्ट के चैम्बर्स के अंदर बड़ा होता है ब्लड उसी से वो अपने आप को ऑक्सीजनेट करती हैं। अब जो है ब्लड को रिटर्न कैसे करना है, जो हमें पता है लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो रिटर्न किया जाता है कोरोनरी साइनस के ज़रिए। कोरोनरी साइनस जो है वो राइट एट्रियम में ड्रेन करता है, और राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो भी हमें यानी कैसे रिटर्न करना है वो भी हमारे पास एक तो कोरोनरी साइनस से भी होता है और एंटीरियर कार्डिक वेन्स से भी होता है, वो भी राइट एट्रियम में ही ड्रेन करती हैं। और उसके बाद हमारे पास छोटी छोटी वेन्स होती हैं, उन्हें थिबेसियन वेन्स कहते हैं, और वो जो है वो खुद ही यानी डायरेक्टली चैम्बर्स में यानी फॉल कर जाती हैं, ब्लड वहाँ पे दे देती हैं। और सबसे उसके बाद हमारे पास आता है कि नॉर्मल कोरोनरी ब्लड एवरेजेस, यानी कितना कार्डिक आउटपुट का ये कितना हिस्सा होता है ये इधर ही लिखा हुआ है। यानी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो रेस्ट कर रहा है उसमें 70 मिलीलीटर पर मिनट पर 100 ग्राम होगा हार्ट के वेट के, और यानी यूजुअल जो है अगर हम इसका दूसरा यूनिट लें तो 225 मिलीलीटर पर मिनट होता है, जो कि 4 to 5% होता है टोटल कार्डिक आउटपुट का। अब स्ट्रेनस एक बंदा स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहा है उसमें जो है ये
उसके बाद हमारे पास ये होता है कि यानी एक्सरसाइज के दौरान हमें पता है कि हार्ट का जो वर्क है वो ज़्यादा हो जाता है, और इसके बाद यानी कार्डिक आउटपुट भी उसमें ज़्यादा होगा। तो हमें पता है कि अब हार्ट का काम इंक्रीज़ हो गया, तो उससे क्रोनरी ब्लड फ्लो भी उसका इंक्रीज़ होना चाहिए। तो उसकी वजह से उसका क्रोनरी ब्लड फ्लो भी है जो है वो 3 to 4 टाइम्स जो उसका ज़्यादा हो जाता है, और इस तरह से हार्ट की एफिशिएंसी जो है वो मेंटेन रहती है। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर हमारी